नमस्कार मित्रों, मेरे प्रयास को पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज हम समझेंगे कि एनसीआर और एफआईआर क्या होती है। मित्रों, थाने में जब यानी पुलिस थाने में जब किसी अपराध के संबंध में कि अपराध किया गया है, कोई सूचना दी जाती है तो वो दो प्रकार से रजिस्टर्ड हो सकती है। एक तो वो एनसीआर के रूप में और दूसरा वो एफआईआर के रूप में। वैसे अगर देखेंगे तो दोनों ही फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती हैं, लेकिन एनसीआर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं, जिनको सीआरपीसी में यानी दंड प्रक्रिया संहिता में अनुसूची 1 के कॉलम में लिखा हुआ कौन सा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और कौन सा कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कौन सा संज्ञेय और कौन सा असंज्ञेय अपराध होता है। इसकी परिभाषा मित्रों दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 2C में संज्ञेय अपराध की दी गई है कि प्रथम अनुसूची में या तत्समय प्रचलित विधि, यानी जो स्पेशल एक्ट हैं जैसे SC/ST एक्ट है, पास्को एक्ट है, या अन्य प्रकार से जो अपराध से संबंधित अधिनियम है, उनमें उन अपराधों को संज्ञेय बनाया गया है या असंज्ञेय बनाया गया है। तो संज्ञेय मामले में पुलिस जो है बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और असंज्ञेय मामले में पुलिस को गिरफ्तारी के लिए वारंट लेना पड़ता है। इतना अंतर है, इसका प्रोविज़न आगे अभी समझेंगे। तो मित्रों देखेंगे, अगर धारा 154 सीआरपीसी के तहत अगर अपराध की सूचना दर्ज की जा रही है तो वो संज्ञेय मामलों की सूचना होती है, और यदि धारा 155 में दर्ज की जाती है तो वो असंज्ञेय मामले यानी एनसीआर होती है, नॉन कॉग्निजेबल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अपराध की। तो धारा 154 के अनुसार, जिसमें स्पष्ट है कि संज्ञेय मामलों में इत्तिला यानी इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तिला यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को मौखिक दी गई है, यानी ये मौखिक भी दी जा सकती है, या उसके द्वारा या उसके निर्देशाधीन लेखबद्ध कर ली जाएगी और इत्तिला देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी। और प्रत्येक ऐसी इत्तिला पर यानी सूचना पर, चाहे वो लिखित हो यानी रिटन में दी गई हो या पूर्वोक्त रूप से लेखबद्ध की, यानी मौखिक भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है। आप दोनों तरीके से इसको दिया जा सकता है। उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जो उसे दे, यानी अगर आपने मौखिक बताया तो थाने में दर्ज की जाएगी, उस पर आप उस पर हस्ताक्षर करेंगे, और अगर आपने रिटन दिया है तो उस पर हस्ताक्षर आप करेंगे। फिर वो ऐसी पुस्तक में जो उस अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में रखी जाएगी जो थाने पर रहती है इंफॉर्मेशन से संबंधित, जिसे राज्य सरकार द्वारा निमित्त विहित करे प्रविष्ट किया जाएगा। ये जनरल भाषा यानी वो आम बोलचाल में हम लोग इसको प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर कहते हैं। फॉर्मेट अगर देखेंगे तो उसके नीचे लिखा होता है कि धारा 154 के अंतर्गत रिपोर्ट, यानी इसी को एफआईआर हम लोग कहते हैं। उपधारा 1 के अधीन अभिलिखित इत्तिला की प्रतिलिपि इत्तिला देने वाले को तत्काल निःशुल्क दी जाएगी, यानी जिसने अपराध की सूचना दी दर्ज कराई है उसको उसकी कॉपी निःशुल्क दी जाएगी थाने में। कोई व्यक्ति किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के उपधारा फर्स्ट में निर्दिष्ट इत्तिला को अभिलिखित करने से इनकार करने से व्यथित है, यानी उसने सूचना दिया और वो नहीं दर्ज की गई, तो ऐसी इत्तिला का सार लिखित रूप में यानी रिटन में और डाक द्वारा संबंध पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है, यानी एसपी को, जो यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी इत्तिला से किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है तो या तो स्वयं मामले का अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन करेगा या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस संहिता द्वारा उपबंधित रीत से अन्वेषण किए जाने का निर्देश देगा। यानी अगर आपकी सूचना दर्ज नहीं की गई अपराध से संबंधित तो आप एसपी को डाक द्वारा लिखित में भेज सकते हो। आप मित्रों देखेंगे कि जो वोमेन स्त्री से रिलेटेड जो अपराध होते हैं जैसे 326 AIPC 326 BIPC 354 IPC 354
ये आईपीसी, 354B आईपीसी, 354C आईपीसी, 354D, 376, 376A, 376B, 376C, 376D, 376E और सेक्शन 509 में जो वर्णित अपराध हैं इंडियन पेनल कोड में, अगर ये कमिटेड किए गए हैं और कोई अगर दे रहा है तो ऐसी इंफॉर्मेशन कोई वोमेन पुलिस ऑफिसर और एनी वोमेन ऑफिसर रिकॉर्ड करेगा थाने के अंदर। और अगर कोई फिजिकली मेंटली डिसेबल्ड पर्सन है तो उसके हाउस पे ऐसी सूचना दर्ज की जा सकती है, और साथ में जो है जो साइन लैंग्वेज जानते हैं वो उनके द्वारा दर्ज की जाएगी, वो बताएंगे तब ऑफिसर उसको दर्ज करेगा। वो वीडियोग्राफ से भी दर्ज की जा सकती है। अब मित्रों, ये संज्ञेय अपराध सब होते हैं जो 154 के तहत रिपोर्ट जिनमें दर्ज की जाती है। अब सेक्शन 155 सीआरपीसी मित्रों देखेंगे कि असंज्ञेय मामलों के बारे में इत्तिला और ऐसे मामलों का अन्वेषण यानी जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं उनके बारे में सूचना और फिर उनमें इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाती है। मित्रों, जब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को उस थाने की सीमाओं के अंदर असंज्ञेय अपराध के किए जाने की इत्तिला दी जाती है, तब वह ऐसी इत्तिला का सार ऐसी पुस्तक में जो ऐसे अधिकारी द्वारा ऐसे प्रारूप में फॉर्मेट में रखी जाएगी जो राज्य सरकार इस निमित्त विहित करे प्रविष्ट करेगा, यानी उसमें लिखेगी या प्रविष्ट कराएगा, और इत्तिला देने वाले को मजिस्ट्रेट के पास जाने को निर्देशित करेगा। कोई पुलिस अधिकारी किसी असंज्ञेय मामले का अन्वेषण ऐसे मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं करेगा जिसे ऐसे मामले का विचारण करने की या मामले को विचारण सुपुर्द करने की शक्ति है। यानी अगर असंज्ञेय मामले की रिपोर्ट दर्ज होती है तो सूचना देने वाले को मजिस्ट्रेट का पास भेजेगा जो अधिकारिता रखता है। मजिस्ट्रेट ऐसे अन्वेषण के लिए आदेश करेगा, यानी 155(2) की एप्लीकेशन आपको मजिस्ट्रेट को देनी पड़ेगी जो इन्वेस्टिगेशन का आदेश करेंगे। कोई पुलिस अधिकारी ऐसा आदेश मिलने पर जब मजिस्ट्रेट आदेश कर देगा कि इसकी विवेचना की जाए यानी इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए, तो पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति के सिवाय, यानी वो उसको गिरफ्तार नहीं करेगा बिना वारंट के यदि मजिस्ट्रेट ने वारंट नहीं दिया है। अन्वेषण के बारे में वैसी ही शक्तियों का प्रयोग करता है जैसी पुलिस थाने का भारसाधक संज्ञेय मामले में कर सकता है, यानी फिर वो इन्वेस्टिगेशन उसी अनुसार होगी जैसे वो मामला कॉग्निजेबल ऑफेंस का हो। मित्रों, अगर दो अपराध की रिपोर्ट की गई है जिसमें एक संज्ञेय है और एक असंज्ञेय है, तो पूरा मामला संज्ञेय यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस का समझा जाएगा। अब मित्रों, 156 में धारा 156 में संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्तियां दी गई हैं। इन्वेस्टिगेशन से संबंधित विस्तृत विवेचना हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। मित्रों, आज हमने समझा कि एनसीआर और एफआईआर जो आम बोलचाल भाषा में हम लोग प्रयोग करते हैं वो क्या होती है, उनसे संबंधित प्रावधान क्या है, यानी 154 धारा 154 और धारा 155 के तहत दर्ज की जाती हैं। मित्रों, वीडियो देखने के लिए जो कीमती समय आपने दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।